ऊपर की कमाई के चक्कर में लोग ज्यादा आ रहे हैं सरकारी की तरफ। मुझे लगता है जो देश की सर्वोच्च पोस्ट है उनके शौक में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इतना उनको मिलना चाहिए। आपकी शिकायत मोदी जी तक पहुंचाते हैं? आज लोग कहते हैं मोदी जी बहुत महान है, बिल्कुल होंगे, लेकिन मोदी जी ने सही जगह पे सही लोगों को नहीं बिठाया। और यहाँ मोदी जी हमारे राजस्थान जैसी पावन धरती को किसी भी भजन लाल शर्मा के हाथ में दे देते हैं। 12th फेल पिक्चर आ जाती है, फेल होने से कुछ नहीं होता, देखो फाइनली बन गया। सचिन तेंदुलकर 10th फेल है और क्रिकेटर बना है। 12th फेल होना कंपलसरी है, 12th फेल होने के बाद आप IAS बनी जाओगे। यही तरीका है सपने बेचने का। अब आप देखो ना लोग क्या कर रहे हैं, सौरभ जोशी को देख के लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं। लोग खुद ही कहते हैं कुछ नहीं बताता बेवकूफ, फिर भी देख रहे हैं। विराट कोहली वो ब्लॉगिंग करे तो लोग इंटरेस्ट लेके देखेंगे कि कैसे अनुष्का उन्हें बॉल कर रही हैं, घर पे वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन अगर कोई सोचे कि नहीं मैं पहले कुछ भी नहीं किया मैंने लाइफ में, अब मैं सीधे ब्लॉगिंग से अपना कैरियर स्टार्ट कर देता हूँ, तो ये गलत दिशा में जा रहा है यूथ। इंस्टाग्राम पे ये प्रमोट हो रहा है, तुम देखते रह गए, इंजीनियरिंग करते करते उधर अंजलि अरोड़ा ने कच्चा बादाम करके पक्का फ्लैट बना लिया। कि भाई सरकारें जॉब देना क्यों नहीं चाहती? गरीब लोगों का पैसा ड्रीम 11 लूट रही थी 49 रुपए, तब सरकार सो रही थी। सरकार के पास बेसिकली पैसा है नहीं, लेकिन वो भर्ती निकाल के प्रोसेस करवा के फिर उसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये क्या कारण है? अगर कैंसिल करनी है तो निकालो ही मत। ये बस भर्ती तो ये सोच लीजिए कि मोदी जी का स्टेज पे मन किया, 2 लाख लोगों में जोश नहीं आ रहा, चलिए 3 लाख भर्तियों का अनाउंसमेंट। यू आर द एजुकेशन मिनिस्टर, कल सुबह 7 बजे शपथ है आपकी। अब आप क्या पहले 3-4 डिसीजन लेंगे? मैं इस बात की गारंटी दूंगा कि कोई भी हर तरह की सरकारी नौकरी, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे चपड़ासी ही क्यों ना हो, देश का युवा मरा जा रहा है सरकारी नौकरी करने के लिए। तो पहला सवाल ये बनता है कि देश में सरकारी नौकरी का इतना क्रेज क्यों? क्या ये लोगों की मजबूरी है या कोचिंग संस्थाओं द्वारा बनाया गया एक ट्रैप है? क्यों ऐसा होता है सरकार में लाखों पद खाली पड़े पर सरकार वैकेंसी निकालती नहीं है? अगर वैकेंसी निकल भी गई, एग्जाम की तैयारी होने लगती है, मैसेज आता है पेपर लीक हो गया, फिर दोबारा इंतजार की अगली बार कब होगा। ये एंडलेस सर्किल खत्म क्यों नहीं होता है? तो भैया किसको करनी चाहिए गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, कब तक करनी चाहिए और किस उम्र तक करनी चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज के पॉडकास्ट में। आज के हमारे गेस्ट हैं मोस्ट फेमस एजुकेटर मिस्टर अभिनय मैथ्स, जिनके सोशल मीडिया पे 45 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और कई इनके स्टूडेंट्स इनसे पढ़ के सरकारी नौकरी में लगे हैं और इस सरकारी नौकरी के पूरे गेम को काफी करीब से जानते हैं। तो देखते हैं पर्दे के पीछे क्या होता है नौकरियों में, इन सवालों के जवाब देने का प्रयास करते हैं इस पॉडकास्ट में। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं पॉडकास्ट की ओर। वेलकम अभिनय जी। थैंक यू राहुल, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के। आपकी एनर्जी के मैच करना पड़ेगा, हम तो बूढ़े हो चुके हैं। अरे सर, आपको देख के हमको एनर्जी मिली है, मैं तो सुस्त बैठा था, आपको मिलके मजा आ गया। सर आज मैं क्या चाहता हूँ, गवर्नमेंट जॉब के बारे में जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं जानता, कि मेरे को नहीं पता होती क्या है, इसमें दिक्कत क्या है, मिलती कैसे है, वो व्यक्ति इस पॉडकास्ट के बाद अगले 1 घंटे के बाद ऐसा होना चाहिए कि मैं गवर्नमेंट की जॉब के बारे में सब कुछ जानता हूँ, पर उस चीज की कोचिंग खोल ले कि मैं कोचिंग खोल लूँ, मैं सब बता दूंगा। सर गवर्नमेंट जॉब का भारत में इतना भयंकर क्रेज क्यों है यूथ में? हर यूथ मरा क्यों जा रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए? क्या और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास? ऑप्शन नहीं है, ये बहुत सही बात है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरा कि समाज में सरकारी नौकरी को जिस तरीके से देखा जाता है, दिखाया जाता है कि अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो आपकी शादी नहीं होगी, या सरकारी नौकरी है तो जल्दी शादी हो जाएगी, दहेज अच्छा मिलेगा, ये सारी चीज़ें हैं। और अपॉर्चुनिटी भी नहीं है प्राइवेट में इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। TCS जैसी कंपनी कभी भी फायर कर दे रही है, तो लोगों में ये डर भी है कि प्राइवेट नौकरी हमेशा चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, तो इसलिए लोग सरकारी नौकरी के पीछे जा रहे हैं। ऊपर की कमाई के चक्कर में लोग ज्यादा आ रहे हैं सरकारी की तरफ। एक ये भी कारण हो सकता है कि यार प्राइवेट में तो नहीं मिलेगा, जो तनख्वाह काम करेंगे उतना ही मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर तो नहीं कह सकते, बट हाँ कुछ हिस्सा इसका है। बट बहुत बड़ा फैक्टर ये नहीं है कि हर आदमी ये सोचता है कि ऊपर की कमाई होगी। मैंने तो सरकार को भी खुद कहा है कि भैया अब आप लोगों का भत्ता इतना बढ़ा दो कि लोगों को ऊपर की कमाई के बारे में सोचना ना पड़े। आज सोचिए कि एक देश का नंबर 1 पोस्ट वाला IAS ऑफिसर भी अगर चाहे कि अपनी और अपनी पत्नी के लिए आईफोन नया आया है और ले लूं मैं प्रो मैक्स, तो वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, तो उसके अंदर हीन भावना आती है कि यार हम सरकारी नौकरी में रहते हुए भी ऐसा नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है जो देश की सर्वोच्च पोस्ट है उनके शौक में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इतना उनको मिलना चाहिए। रिलैक्स हो जाएंगे तो इन चीजों की तरफ नहीं बढ़ेंगे आगे जी। और मैं एक चीज देख रहा था सर, मैं कई बार अखबार पढ़ता हूँ ना, उस तरह से या टीवी में न्यूज आती है कि ये मलाईदार पोस्ट है
इस पे किसकी नियुक्ति होगी इसका इंतजार है। मैं कहा मीडिया भी बोल रही है मलाईदार पोस्ट है, जनता भी पढ़ रही है मलाईदार पोस्ट है, मतलब क्या है मलाईदार उसमें, ऊपर की मलाई है तो ओपन में है, खुले में है कि ये पोस्ट तो मलाईदार है, ये तो इनको मिलेगी, मलाईदार पोस्ट इसको मिल गई, तो ये मलाईदार मीडिया दिखा रही है ऐसे, मीडिया दिखा रही है, अखबार मीडिया दिखा तो रहा बहुत नीचे गिर चुकी है, आपने हाँ। देखा ही है कि मीडिया का स्तर बहुत नीचे गिर चुका है। मीडिया आज सिर्फ टीआरपी के लिए कुछ भी दिखा रही है। जब तक टीआरपी बेंचमार्क होगा आपकी उत्कृष्टता का, तब तक मीडिया इसी तरीके से नीचे जाती रहेगी, गिरती रहेगी, क्योंकि उसको एड इस हिसाब से मिलते हैं कि उसकी टीआरपी कैसी है, इस हिसाब से नहीं कि वो बहुत सॉलिड और अच्छी न्यूज दिखाता है। और एड उसको आजकल सबसे ज्यादा सरकारों की तरफ से मिल रहे हैं, आपको पता ही होगा, क्योंकि अब सरकारी जितनी पार्टियां हैं इन्होंने अपने अकाउंट में इतना पैसा जोड़ लिया है। आप अगर इनके ग्राफ देखेंगे तो किसी के पास 600 करोड़ थे, वो आज 3000 करोड़ 7000 करोड़ पे बैठ गई हैं। जो हम ये सुनते हैं ना बाहर से कि फलाने बिजनेसमैन को 1 रुपए में जमीन दे दी गई, वो 1 रुपए में जमीन सरकारी कागजों में दी जाती है, बैकएंड से पार्टी फंड में पैसा खूब लिया जाता है, इलेक्टोरल बॉन्ड आपने सुना। तो हमारे देश में ये करप्शन है, शायद इसीलिए हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाया, वरना भारत से महान कोई देश नहीं हो सकता था। भारत के पास इतना कुछ है, भारत की जीडीपी चौथे नंबर की है, और भारत की स्थिति क्या है वो आप देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, अमीर और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को भी मेरा ये मानना है और गुजारिश भी रहेगी कि इन सब चीजों पे इंटरवीन करना चाहिए, और अगर आज पार्टियां राशन भी बांटना चाहती हैं तो वो सरकारी पैसे से नहीं, इनके पार्टी फंड से बंटना चाहिए। आपको याद हो तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये हमारे सामने, हमें लगता है कांग्रेस बीजेपी जब विदेशों से पार्टी फंड में पैसा लेने की बात आई थी और इस पे रोक लगाई गई थी संविधान के थ्रू, तो ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर के कोर्ट चली गई थी, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जहां इनके फायदे की बात होती है वहां ये एक हो जाते हैं, जबकि विपक्ष वाली पार्टी को तो अपोज करना चाहिए पार्टी फंड पे, क्योंकि अमीर इतना अमीर हो जा रही है पार्टी। आप सुन भी रहे होगे कि आज बीजेपी के हर राज्य में अपने कार्यालय बन रहे हैं। कहां से आ रहा है ये इतना पैसा? ये देश का ही तो पैसा है, ये उस जीडीपी का ही तो हिस्सा है जिसपे हर कोई मलाई चाट रहा है आपकी भाषा में। मीडिया में आ रहा है जी सर। अभी सरकारी नौकरी कुछ लोग इसलिए भी करना चाहते हैं कि आराम का काम है, और अभी आजकल कह रहे हैं कि आराम उतना रहा नहीं, तो ये क्या है, आराम वाला पार्ट है नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल रक्षाबंधन की छुट्टी भी रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में आती है, वो भी नहीं है। तो आराम का काम कुछ भी नहीं है। और अगर आराम का काम है तो आप मॉनिटर करो ना भाई। आप अपनी पार्टी को इतने अच्छे से चला ले रहे हो जो कि देश से बहुत छोटी है, और आप देश नहीं चला पा रहे अच्छे से हैं। कभी ये लोग नहीं कहते ना कि इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कैसे कहते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त काम किया, सहृदय से उनका धन्यवाद करते हैं। यानी एक प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को मॉनिटर कर पा रहा है और देश में सरकारी नौकरी में शामिल लोगों को नहीं कर सकता। वहां पे आप ये कह रहे हो कि ये आराम के लिए सरकारी नौकरी में आ रहे हैं। सर गवर्नमेंट जॉब किसको करनी चाहिए, किस टाइप के लोगों को गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़ना चाहिए, किस तरह के लोगों को प्राइवेट जॉब करनी चाहिए? देखिए, जो लोग शुरू से स्लो होते हैं, भगवान का क्रिएशन है, कुछ लोग स्लो होते हैं, कुछ लोग बहुत फास्ट होते हैं। जो लोग एकदम साधारण और एक ही पेस पे जीवन जीना चाहते हैं, बेसिक्स हैं, पढ़ाई में भी बेसिक हैं, उनको सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहिए। और जो लोगों को लगता है कि नहीं मुझे कुछ नया करना है, कुछ इनोवेशन लेके आना है, तो उनको प्राइवेट नौकरी की तरफ जाना चाहिए। वहां पे वो 2-4 साल अलग अलग जगह प्राइवेट नौकरी करेंगे, सीखेंगे, फिर आपकी तरह वो भी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन सर ऐसे एक चीज नहीं हो जाएगी, गवर्नमेंट की तरफ वो लोग चले गए, मान लो कि जो लोग ज्यादा नहीं सोच रहे, तो इसीलिए तो नीतियां पुरानी रह जाती है, नीतियां अपडेट नहीं होती, वो पुराने लोग पुराना ही सिस्टम चल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो लोग पुराने नहीं है। मैंने कहा कि वो एक ही पेस पे जीवन को चलाना चाहते हैं, चलाना जानते। जैसे मेरा आपके साथ क्या है कि हमें कोई 60,000 रुपए छोड़िए 6 लाख रुपए भी महीने फिक्स देता रहे तो हमें उसमें सुकून नहीं मिलता, हमें कुछ ना कुछ और करने का मन करता है। तो मैंने वो कहा, ऐसा नहीं कहा कि वो लोग पुरानी सोच वाले हैं। और नीतियां बनाना तो सरकार का काम है, वो तो नीतियों को पालन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। जी सर गवर्नमेंट जॉब आप बात करते हैं, जिसको गवर्नमेंट, जिसने देख लिया कि गवर्नमेंट जॉब मेरे को तो करनी है। गवर्नमेंट जॉब के बारे में अभी एक 10वीं या 12वीं क्लास का बच्चा है, पॉडकास्ट देख रहा है, कह रहा है गवर्नमेंट जॉब तो सही लग रही है, मैं भी करूंगा। लेकिन हम उसको कंफ्यूज है कि यार यूपीएससी क्या होता है, ये एसएससी क्या है, ये आरआरबी क्या है, ये तो ये एक जो संस्थाएं अलग अलग जो भर्तियां कराती है, ये कौन कौन सी संस्थाएं क्या क्या भर्ती कराती है, इनके बारे में बेसिकली ग्रुप ए लेवल के ऑफिसर्स की भर्ती कराते हैं। जैसे 12th के बाद आप एनडीए देख के कैप्टन बन सकते हैं, आप ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस देके अगर आपको डिफेंस में जाना है, देश की सेवा उस तरह से करनी है, या फिर आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं जहाँ पे आईएएस, जो आप सुनते हैं कि जिले में डीएम होता है,
या एसपी होता है, आईपीएस, ये आप बन सकते हैं आप चाहें तो। ये यूपीएससी के थ्रू होती है, ग्रुप ठीक ए है। सर्विस से। लेकिन यूपीएससी एक लंबी तैयारी है, उतना आसान नहीं है। तो अगर कोई बच्चा 12th में है तो वो अभी से सोच सकता है कि मैं इन 3 साल अपने बेसिक्स मजबूत कर लेता हूं, ताकि 1 साल की तैयारी के बाद मैं भी आईएएस का एग्जाम निकाल सकूं। और उसके लिए ऐसा नहीं कि किसी कोचिंग की जरूरत है। सेम एसएससी में क्या होता है, वहाँ ग्रुप बी की, ग्रुप सी और ग्रुप डी की जॉब है वहां पे। जूनियर लेवल की जॉब, जी, अधिकारी से नीचे वाली। नीचे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, जो जीएसटी इंस्पेक्टर होता है, वो जॉब है जो बाद में फिर सुपरिटेंडेंट बन जाता है 5-7 साल की नौकरी के बाद। तो वो तैयारी, अगर कोई बच्चा 10th और 12th में भी जिसका गणित बहुत अच्छा है, जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो उसको तैयारी की किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, वो खुद से निकाल सकता है। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये है कि यार 10th क्लास के बाद ही घर से प्रेशर है कि यार नौकरी लेनी होगी, तो 10th क्लास के बाद भी वो एमटीएस की नौकरी निकाल सकता है। बट एमटीएस में भी इतना कंपटीशन है कि ग्रेजुएशन वाला भी एमटीएस दे रहा है, तो वो 10th वाले के लिए स्कोप उतना बचता नहीं है। नौकरी की इतनी मारामारी है। 12th के बाद वो सीएचएसएल का एग्जाम दे सकता है, जिसमें वो ऑपरेटर बनता है बेसिकली। तो हर स्टेज पे 10th 12th ग्रेजुएशन के लेवल पे बैंक की नौकरी अलग होती है। बैंक की नौकरी अलग है, जो आईवीपीएस के थ्रू होती है, जिसमें आप पीओ बनते हो, इक्विवेलेंट टू मैनेजर होता है। पीओ और क्लर्क, 2 तरीके की नौकरी बैंक के थ्रू निकलती है, बट उसकी तैयारी थोड़ी सी डिफरेंट है। रेलवे वाला जो है, रेलवे वाला सेक्शन अलग है। रेलवे में अभी भी बहुत पद रिक्त हैं, आपने सुना होगा। हर बार ये आता है कि रेलवे में इतनी जगह खाली है। चुनावों में सरकारी नौकरियों के खूब वादे बेचे जाते हैं, उसके बाद भी भर्ती नहीं हो रही। इसी चीज का बच्चों का दुख है कि यार रेलवे में तो आए दिन रेल पटरी से उतर रही है, लोगों की कमी है। हमारे रेलवे स्टेशनों पे कितनी भागम भाग भसड़, बिल्कुल रेलवे का जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से ऑलमोस्ट क्रश्ड हुआ पड़ा है। अगर वहां लोगों की ठीक भर्ती हो, ज्यादा से ज्यादा लोग हों, तो रेल को भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। वहीं हम बात दूसरे देशों से करते हैं। दूसरे देशों में तो ट्रेनें एकदम टाइम पे आती हैं, आपको स्टेशन देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ टाइम देख लीजिए कि 11 बजे जो ट्रेन आई है समझ लो वहीं जाएगी, अगर पहले से फिक्स है। हमारे यहाँ रेल एकदम पटरी से उतरी हुई है। रेल मंत्री अलग अलग चीजों पे भाषण देते रहते हैं, रेल से उनका मतलब ही नहीं है। तो मोदी जी से एक शिकायत मेरी ये है कि उन्होंने नेतृत्व सही हाथों में नहीं दिया। शिक्षा मंत्री जिसको बनाया उसको शिक्षा पे बोलने की फुर्सत ही नहीं है, वो और चीजों पे बोल देगा। रेल मंत्री जिसको बनाया उसको रेल पे बोलने से फुर्सत ही नहीं है, वो बोल किस चीज पे रहा है कि भारत में आईफोन बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं? भारत में। उस रेल मंत्री को रील बनाने से ही फुर्सत नहीं है। तो आज लोग कहते हैं मोदी जी बहुत महान है, बिल्कुल होंगे, लेकिन मोदी जी ने सही जगह पे सही लोगों को नहीं बिठाया। आज जहां एक डीएम, मैंने जो पहले भी आपको बताया कि कितने सारे प्रोसेस से गुजर के कई सालों की ट्रेनिंग के बाद जिला दिया जाता है एक डीएम को, और यहाँ मोदी जी हमारे राजस्थान जैसी पावन धरती को किसी भी भजनलाल शर्मा के हाथ में दे देते हैं, एमपी जैसे राज्य को किसी भी मोहन यादव के हाथ में दे देते हैं। मतलब इसके लिए कोई अनुभव नहीं चाहिए, इसके लिए कोई पैरामीटर्स नहीं है, आपने इतना बड़ा राज्य दे दिया। आप बताइए, मोदी जी तो राजस्थान चलाएंगे नहीं, या मोहन यादव जी एमपी चला पा नहीं रहे। तो मतलब आपको तो जो उस बंदे को वहां बिठाना था, सिर्फ आपने इसलिए कि मोदी जी की वाई वाई होती रहे। मोदी जी अगर राजस्थान के किसी भी एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो मोदी जी की फोटो हर जगह लगी हुई है, वैसा सीएम चाहिए। तो मोदी जी अपनी स्वार्थ के लिए राज्यों के या भारत की भूमि के विकास को ताक पे रख रहे हैं, ये उनसे शिकायत है मेरी। आपकी शिकायत मोदी जी तक पहुंचाते हैं? बिल्कुल। हाँ, बाकी देखिए अपन बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ये कर रही वो कर रही, मेरा खून सा खोल जाता, मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं क्या ना, बहुत सारे देश जब भी घूमता हूँ, आप यकीन मानिए मेरा, मैं किसी भी देश जाता हूँ, मैं सिर्फ उनके संसद भवन तक जहां तक पहुंचा जा सकता है ना, वहां जाकर के उनके काम करने के तरीके को, हर चीज को मैं बहुत बारीकी से देखता हूं। तब मैं पाता हूं कि हमारा देश तो बहुत महान है, लेकिन फिर क्यों नहीं हो पा रहा? हम क्यों उत्तराखंड को स्विट्जरलैंड नहीं बना सकते? क्योंकि हमारे यहाँ करप्शन बहुत है। हमें तो 3 किलोमीटर की केबल कार बनानी होगी, बनारस में आपने देखा 816 करोड़ ठोक दिए हमने। हमारे यहाँ तो 3 रुपए का काम ही 300 में हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, फिर हमने सरकार बदली क्यों थी? बदली तो इसीलिए थी ना कि जैसे कर रही थी अब वैसे नहीं चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए था, कुछ सपने देखे थे। हम ये कह के आज का युवा या आप या जो लोग देख रहे हैं वो ये कह के अपने मन को नहीं समझा सकते कि पहले की भी सरकारें यही करती थी तो अब वाली कर रही है तो क्या हो गया। नहीं, पहले की सरकार यही करती थी, तभी उनको हटा करके आपको 3 बार मौका दिया है कि आप कुछ नया करेंगे, आप करप्शन कम करेंगे। आज बताइए, एक आईएएस 10 करोड़ की रिश्वत ले रहा है, वो भी वो आदमी जिसने एथिक्स पे किताब लिखी है। आज एथिक्स पढ़ाने वाला आदमी
पे 5 लाख की पेनल्टी पड़ रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये प्रचार दिखाया कि हमारे यहाँ से इतने सारे लोग। तो मेरा ये कहना सरकार से है कि सरकार इतनी लेट क्यों जगती है? ड्रीम 11 कंपनी जब 96,000 करोड़ की हो गई तब सरकार जगी। तब मुझे लगता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम भी मिले हुए हो। समझ रहे हैं? तो ये दुख की वजह है कि जब देश के गरीब लोगों का पैसा ड्रीम 11 लूट रही थी 49 रुपए, तब सरकार सो रही थी। यहाँ पे तो तुरंत एक्शन होना चाहिए था ना। लेकिन उस वक्त तो मोदी साहब ऐसे गेमर्स को स्टेज पे बुला के प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि गेम इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। अब रेवेन्यू तो शराब से भी आता है, ऐसे भी कंपलसरी कर दो, जो नहीं पिएगा उससे पुलिस उठा ले जाएगी। रेवेन्यू बेंचमार्क नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं? कि रेवेन्यू बेंचमार्क नहीं हो सकता कि इस चीज से ज्यादा धंधा आ रहा है तो ये चीज सब करेंगे। मोदी जी ने गेम्स को प्रमोट किया। मेरा 9 साल का भांजा सुबह से शाम तक गेम खेलता है, पागल हो गया गेम में। और सोचिए यूट्यूब अलाउ नहीं करता, यूट्यूब के लिए इलीगल है, तो वो साइड में अपनी माँ को बिठा लेता है कि नहीं नहीं मैं गेम खेलूंगा। तो आप युवाओं को लेके क्या जा रहे हो? बताओ ना आप, मोदी जी ने किस लास्ट वीडियो में एजुकेशन को प्रमोट किया? कभी आप बताइए कि एजुकेशन को प्रमोट किया कि आप 10th 12th करेंगे। आज भारत में इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे ये प्रमोट हो रहा है, तुम देखते रह गए, इंजीनियरिंग करते करते उधर अंजलि अरोड़ा ने कच्चा बादाम करके पक्का फ्लैट बना लिया। बताओ, यही तो प्रमोट किया जा रहा है। प्रमोट तो ये हो रहा है इंस्टाग्राम। बच्चा सोचता है यार हम भी यही करेंगे, पढ़ाई लिखाई से तो कुछ होना नहीं। पढ़ाई लिखाई तो सोशल मीडिया पे डिग्रेड की जा रही है। क्या जरूरत है साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ने की? आप ही बताओ, सब लोग यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर भी पता क्या कर रहे हैं? यूट्यूब चैनल बनाओ, यूट्यूब चैनल से तरक्की होती है। अगर मान लेते हैं भारत में 140 करोड़ यूट्यूब चैनल बन गए, सबने अपना अपना बना लिया, तो कोई किसी का देखेगा कौन? हम लोग अपना नहीं देखते हैं अभी, क्योंकि टाइम नहीं है, बस बना दिया, कंटेंट क्रिएटर है, देखते नहीं, अपना भी किसी का नहीं, फिर कोई किसी का देखेगा नहीं, सबके 0 व्यू चल रहे हैं। बताओ कितना अच्छा लगेगा? तो हम लोगों को एजुकेशन भी प्रमोट करनी चाहिए कि नहीं भाई 10th करना भी जरूरी है, 12th करना भी जरूरी है। हम लोग भी पढ़े लिखे, तब दिमाग उस लेवल का बनाए कि सोच पाते हैं क्या करना चाहिए। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि भाई सरकारें जॉब देना क्यों नहीं चाहती? जैसे मैं कहता हूँ सरकारें जॉब देना क्यों नहीं चाहती? जैसे आप सोचो, हर साल इतने लोग रिटायर हो रहे हैं, मतलब हर महीने के आखिरी दिन रिटायरमेंट पार्टी, किसी न किसी की, आज मामा जी रिटायर है, चाचा जी रिटायर, इतने लोग रिटायर हो रहे हैं। जी जी। कई लोग वीआरएस ले लेके आ रहे हैं। तो जितने लोग रिटायर होते दिख रहे हैं, तो उतनी पोस्टें तो खाली हो ही ना। हाँ। तो उतने पे तो भर्ती करी दो, पर वो भर्तियां उतनी नहीं होती। तो इस सरकार चाहती क्या? जानबूझ के अपना खर्चा कम कर रही है, चाहती क्या है? नहीं, सरकार के पास बेसिकली पैसा है नहीं, सच्चाई तो यही है। पहले हम ये सुना करते थे कि जब कोई सरकार कोई भर्ती निकालती है तो उससे पहले उसका बजट फिक्स हो जाता है कि भाई इतना बजट है। आज सरकार खर्च कर रही है, जिसको कहा जाता है चुनावी भाषा में रेवड़ी बांटने पे। तो सरकार का खर्चा 2 ही चीजों पे, एक तो पैसे देके वोट खरीदने पे, जिसपे सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके ये चीज बंद करनी चाहिए, और दूसरा सरकार का पैसा है प्रमोशन पे। करना कुछ नहीं है, एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाओ, एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाओ, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा है। तो सरकार, इसलिए सरकार का आगे आने वाला जो प्लान दिखता है वो ये दिखता है कि आगे आने वाले वक्त में ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस और ज्यादा से ज्यादा कुछ शिक्षकों को बस पैसा देंगे, बाकी सब ये आउटसोर्स करेंगे, क्योंकि आउटसोर्स में कम पड़ता है। तो इसका हम यही कह सकते हैं कि सरकार ठीक तरीके से देश को मैनेज नहीं कर पा रही, देश के पैसा को मैनेज नहीं कर पा रही, ठीक तरीके से टैक्स नहीं वसूल कर पा रही। उसके टैक्स की नीतियों से छोटे बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही काम की। टैक्स तो तब आएगा जब इंडस्ट्री खुलेंगी। इंडस्ट्री खुलेंगी तो उनको मॉनिटर करने के लिए ज्यादा सरकारी लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो सरकार में वैकेंसी आएंगी। बट आप देखो अभी कि भारत से बांग्लादेश टेक्सटाइल में बहुत आगे निकल गया, जबकि वो नहीं था आगे, पहले हम आगे थे। अब लोग इस पे कहते हैं कि अरे बांग्लादेश में लेबर कॉस्ट कम है इसलिए वो आगे निकल गया, और हमारे यहाँ तो लेबर कॉस्ट, लोग फ्री में काम करने को तैयार हैं, ये हालत है। और हम ये आज दे रहे हैं टेक्स्ट। आज आप देखो ना कि आज ब्लैकबेरी और ये वैन हुसैन, इन ब्रांडों में आपको लोग नहीं मिलेंगे घूमते हुए। ये इंडियन ब्रांड्स हुआ करते थे, आज लोग कहाँ मिलेंगे आपको? जारा में, H&M में, क्योंकि ये लोग नहीं कर पाए टेक्सटाइल में उतना अच्छा। तो बाकी के देश, हम क्या है, हम किस चीज पे आ गए? सरकार का ये हो गया सीधे सीधे, भैया बाहर से जो माल खरीदो 100 रुपए का, हमें यहाँ पे 100 रुपए टैक्स दो, हमें मतलब नहीं है। अब देश की जनता उसे 200 में ले रही है, 250 में ले रही है, कोई मतलब नहीं। सरकार इस चीज पे आ गई कि भैया इसको इंपोर्ट बोलेंगे ना, बाहर से कोई सामान आ रहा है तो कि इंपोर्ट पे फोकस है। एक तरफ क्या कहेंगे, चाइनीज माल का इस्तेमाल मत करो, देसी माल पे करो। अरे भैया अब जारा जैसे कपड़ा भारत बना ही नहीं रहा, तो मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं? आप बताओ, मैं अपने आप को अच्छा ना रखूं? ये लोग कहते हैं मेक इन इंडिया प्रोडक्ट यूज करो, जबकि ये सबके सब एप्पल यूज कर रहे हैं। ये कहते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन, मेरा पहले भी ये कहना था, अभी भी है कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट
सिर्फ इस इमोशंस पे नहीं बेचा जा सकता, नहीं इस्तेमाल किया जा सकता कि वो मेक इन इंडिया है, भले ही वो अच्छा है या नहीं, क्योंकि लोग कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले देखते हैं कि वो अच्छा है या नहीं। पहली शर्त अच्छा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए तो ठीक। मैंने पहले कहा, फिर कह रहा हूं कि चाइना ने सस्ते मोबाइल ना बनाए होते तो आज हमारे देश के छोटे तबके के पास मोबाइल फोन्स नहीं होते। बट हम कहते हैं कि नहीं, चाइनीज प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना है। चाइना में 6ठी क्लास का लड़का कैपेसिटर बना देता है, हमारे यहाँ का भी ठीक से एबीसीडी नहीं सिखा पा रहे हम उसे, बताओ। तो हम स्किल लर्निंग तो डाल नहीं रहे, फिर बात करते हैं कि चाइना को पीछे छोड़ देंगे। तो बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे भारत में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसलिए भारत शायद उतना विकास नहीं कर पा रहे। अरे भैया, चाइना में भी पॉपुलेशन खूब है, चाइना तो खूब विकास कर रहा है। पॉपुलेशन को ठीक आने पे लगाने की जरूरत थी, ठीक तरीके से अगर लगाया जाता तो देश बहुत आगे बढ़ सकता था। सर अभी अगर मान लो गवर्नमेंट इसी मानसिकता से चल रही है कि हम तो चीजें कॉन्ट्रैक्ट पे दे देंगे, नई भर्तियां निकालेंगे नहीं, तो फिर इतने लोग जो गवर्नमेंट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं इनका क्या होगा? आउटसोर्स वाला क्या है ना, उतना जिम्मेदार नहीं है काम के प्रति, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उससे आप वो काम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो सरकारी नौकरी वाला कर रहा है। उसको तो आपके साथ 60 साल बिताने, एक लंबा रिश्ता चलाना है। जिसको आपके साथ रिश्ता ही 4 साल चलाना है वो अपने 4 साल काट के जाएगा। और उसमें आउटसोर्स में भी क्या हो रहा है कि सरकार डायरेक्ट तो आउटसोर्स कर नहीं रही। मैं तो कह रहा हूं, अगर आपको आउटसोर्स करना है, बेसिकली आपको कम सैलरी देनी है, आप इसी को सरकारी नौकरी के थ्रू कर दो और ये कह दो कि हम आपको परमानेंट नहीं कर रहे, बाद में देखेंगे परमानेंट करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, ठेकेदार नाम का तबका और आ जा रहा है जो बीच में कमीशन खा रहा है। तो आप आउटसोर्स का भी एक अच्छा सिस्टम बना सकते हैं कि भाई देखिए, अभी हमारे पास उतनी सरकारी नौकरियां नहीं है, लेकिन हाँ, हम 4 साल के लिए आपको ये 30,000 की नौकरी पर रख रहे हैं। इसमें भी भारत का युवा खुश हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने अग्निवीर में किया है ना 4 साल के लिए। तो ये सरकार बेसिकली लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा रही है। जो लोग बेचारे नौकरी के लिए परेशान हैं, हताश हैं, उनको ये कह रहे हैं कि आओ 20,000 में काम करना है तो करो, नहीं तो नहीं करो। क्योंकि आज भारत में सबसे ज्यादा यूथ है, दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा यूथ आज भारत में। तो ये इसलिए आउटसोर्सिंग और ये सब करके शोषण कर रहे हैं लोगों का। अब सर इसमें एक चीज है कि चलो मान लो सरकार को ऐसा है कि 1 लाख भर्तियां खाली है, 1 लाख भर्ती निकाल दो, पर वो लगता है कि 1 लाख भर्ती खाली है, अपने मान लो 1 लाख पोस्ट खाली है, हम भर्ती 50 के निकाल रहे हैं। चलो ठीक है, मन मार के तुम्हें 50 के निकाली, लेकिन वो भर्ती निकाल के प्रोसेस करवा के फिर उसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये क्या कारण है? अगर कैंसिल करनी है तो निकालो ही मत, और निकाल रहे हो तो फिर कैंसिल करने का लॉजिक क्या है? जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि पहले ऐसा होता था कि 1 लाख भर्ती निकलेंगी तो 1 लाख भर्ती का हिसाब किताब बन जाता था कि इतनी सैलरी जाएगी, उसका बजट आवंटित हो जाता था सब कुछ। और जो एग्जाम कराती थी एजेंसियां वो भी फिक्स होती थी कि भाई 1 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, 17 तारीख से पेपर की शुरुआत हो जाएगी, टीयर 1 की, टीयर 2 29 तारीख से होगा। अभी ये सब कुछ क्रश्ड हुआ पड़ा है। ये बस भर्ती, तो ये सोच लीजिए कि मोदी जी का स्टेज पे मन किया, 2 लाख लोगों में जोश नहीं आ रहा, चलिए 3 लाख भर्तियों का अनाउंसमेंट। तो आज जो भर्तियां है ना वो स्टेज से सोसोबाजी के लिए हो रही हैं, वास्तव में नहीं हो रही। वरना प्रधानमंत्री को भर्तियां घोषित करने की जरूरत है क्या? भर्तियां तो वेबसाइट पे ही आ जाती। तो भर्तियां चुनाव में सिर्फ नौकरियों के सपने बेचने के लिए है। ये क्या कर दिया, बाद में पता चलता है इतनी नौकरियां तो अभी हम देने की स्थिति में ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो, पेपर करा लो, पेपर रख दो। पहले ये क्या करते हैं, फॉर्म, अभी आपको पता होगा यूपी में यूपीएसआई का फॉर्म आया है, क्योंकि यूपी में भी चुनाव आ रहे हैं 27 तक। ये इस भर्ती को आराम से 27 तक खींचेंगे। इनको पता है 2-2.5 साल भर्ती में रहो। अब भर्ती निकाली, भर्ती में पता है क्या आया है, फॉर्म फीस 400 रुपए। पूरी भर्ती के विज्ञापन में कहीं ये लिखा नहीं है कि पेपर कब होगा, पेपर में क्या पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि 400 रुपए लेने हैं। तो आज क्या है, सरकार ने इसको भी कारोबार बना दिया है कि यहां से भी पैसा लो, ये 400 रुपए लेंगे। अब थोड़े दिन बाद क्या होगा, 5-6 महीने सरकार के लोग शांत हैं, चुपचाप बैठे, अब आ जाएगा अचानक से पेपर की डेट आ जाएगी। फिर पेपर की डेट आएगी, फिर क्या होता है, वो पेपर लीक हो जाता है। लीक में आपको क्या लगता है कि सरकार का रोल नहीं है? पूरा रोल होता है। सरकार से मेरा मतलब, सरकार में खाली ये नहीं है कि आपने यूपी पकड़ लिया तो योगी जी, देश पकड़ लिया तो मोदी जी, नहीं। सरकार में बहुत लोग होते हैं। मान लेते हैं जिसके जिम्मे वो क्या करता है, अच्छा हमें अपने 150 बंदों की भर्ती करानी है, ये भाई साहब सरकार में छोटे मोटे मंत्री हैं, तो 150 भर्ती करानी है, तो इनको बोल दिया जाएगा। ये अपने नीचे एक छुटभैया नेता को बोल देंगे कि 150 भर्ती का पैसा उठा लो, तो ये बोलेंगे कि 500 का उठा लो। वो 1000 का पैसा उठाएगा, 1000 लोगों से पैसा उठाएगा, आप सबकी नौकरी लगवा रहे हैं। 1000 में 150 की लगनी है पैसे देके, लेकिन 850 के साथ धोखा होना है। जैसे ट्रेडिंग में क्या होता है आपके में, इसको बोल दिया पुट ले ले भाई, इसको बोल दिया कॉल ले ले, एक का तो चलना है, देखिए इसका चल गया, अब ये 2 लोगों को और बताएगा,
इससे मेरी दुश्मनी हो गई क्योंकि इसका पुट नहीं चला, इसकी कॉल चल गई, ये मेरे 2 कस्टमर और बनवाएगा, उन दोनों को फिर मुझे देना है, वो एक को पुट एक को कॉल, ये चल रहा है गेम। तो क्या है, पैसा वहां से कमा लिया, अब पेपर लीक हुआ, कैंसिल हो गया, फिर वो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल के लिए बच्चों को एक आंदोलन करना पड़ेगा, कैंसिल करो, फिर वो कैंसिल हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डेट आएगी नहीं। तो ऐसे ये पूरा एग्जाम सिस्टम, फिर ये उसमें क्या करेंगे, 100 में 15 सवाल गलत पूछ लेंगे, फिर बोलेंगे आप बताओ कौन सा सवाल गलत है। अबे हमें पता होता कि कौन सा गलत और कौन सा सही है, तो अब तक हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते, हम भी कहीं पहुंच गए होते, हमसे पूछते हैं बताओ कौन सा गलत है, बच्चा कहता पहला, बोले 100 रुपए लाओ तब मानेंगे, ये उससे फिर 100 रुपए लेते हैं, एक बच्चे से 1500 रुपए। और आज आपको पता होगा एक छोटी सी भर्ती भी निकलती है, उसे लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, 20-30 लाख, उनसे 100 रुपए वसूलते हैं, एक बच्चे से 1500, 15 सवाल गलत है। तो ऐसे करके ये पूरा रैकेट चल रहा है और ये सरकार के थ्रू ही घूम रहा है। क्यों? क्योंकि शिक्षा सही आदमी के हाथ में नहीं है, शिक्षा मंत्री को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई पेपर भी लीक हो जाए, आपने देखा होगा नीट वाला एग्जाम लीक हुआ, शिक्षा मंत्री सबसे पहले आए, वो सोए रहते हैं कुंभकर्ण की तरह, 6 महीने सोए रहेंगे। कोई पेपर लीक हुआ, वहां खोलते लीक हुआ, उन्हें लिखना आगे नहीं हुआ, बस उनका इतना सही काम है और कुछ नहीं। तो सर ये जो लीक वाला सिस्टम आता है, ये जो अभी बहुत ज्यादा जो आंदोलन वगैरह आपके हुए थे कि सेंटर गलत आ गया, लास्ट डेट पे सेंटर इधर आ गया, ये क्या कारण होते हैं, मतलब ये क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से सेंटर आगे पीछे हो जाते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये भाई मेरे पास आया, लास्ट में मेरा सेंटर है, ये बोला कि जी मेरे को तो आप मेरा काम करवाना है, कि ठीक है भाई 15 लाख रुपए लगेंगे, तूने सेंटर कहाँ भरा है? कि अरे मैंने तो भर दिया रांची, चल तेरा सेंटर बदलवाता हूँ, मैं अपने यहाँ करवाता हूँ, मैं इसका सेंटर अपने यहाँ करवाऊंगा। अब मैं अगर इसका अपने यहाँ करवाऊंगा तो मेरे यहाँ जो एक बच्चा ऑलरेडी है, ये तो खुश हो गया मेरे यहाँ हुआ, ये नहीं काट रहा हल्ला, क्योंकि इसने तो करवाया है, लेकिन इसकी जगह मुझे एक बच्चे को तो फिर अब दूसरी जगह भेजना पड़ेगा, जिसकी जगह मैं इसको रख रहा हूँ, वो हल्ला करता है कि मेरा आपने रातों रात बदल दिया। तो ये चल रहा है। तो ये पीछे की सेटिंग करने के चक्कर में टेक्निकल ग्लिच है जो कंपनी से आप डिसाइड कर लो यार कि आपने 20% सीटें बेचनी है, खरीदार हैं भारत में, ले लेंगे, आप फॉर्म फीस के टाइम पे ही बता दो कि जी 20%, अभी भी आरक्षण तो है ना, ऐसी कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आरक्षण है, उसको भी सबको समझ आ गया है, एक्सेप्टेबल है आरक्षण। एक नई कैटेगरी और बनाइए, पैसे वाली कैटेगरी, जो सिर्फ जॉब खरीदेंगे कि भैया 10,000 वैकेंसी आई है, 2,000 जॉब बिकाऊ है, और उसमें भी चलाइए तत्काल खोलिए 3 घंटे के लिए, बोली लगाइए, आप अच्छा पैसा कमा लेंगे, बाकी 8,000 नौकरी लोगों को ठीक तरीके से मिल जाएंगे, और आपको कुछ करना भी नहीं, आपको आसान भी रहेगी। जो आप इनसे पैसा लेंगे, इनसे इतना पैसा और ले लीजिए, इनकी सैलरी भी उसी से दीजिए, और 3 साल बाद इनको टर्मिनेशन दे दीजिए कि आपकी सैलरी खत्म हो गई, इनकी शादी भी हो जाएगी, दहेज भी मिल जाएगा, इनको इतना ही करना है। तो आप नौकरी बेचिए, मतलब भ्रष्टाचार को भी लीगल कर दीजिए, धोखे में मत रखिए, छल मत करिए। हमारा ये मानना है कि छल मत करिए। देखिए दुर्योधन ने छल किया, मारा गया था, तो छल नहीं करना है। आपको नौकरी बेचनी है, सीट बेचनी है, आराम से बेचिए, धड़ल्ले से बेचिए। चेयरमैन साहब को डेस्क लगा लेनी चाहिए, वहां पे पर्चियां कट रही हैं, जी आपका कितना कर रहा है, आपका कितने में, अरे मेरा तो 11 लाख में हो गया था, सुबह ही जग गया था मैं तो यार, मेरे को तो, मैं तो भरते भरते नेट स्लो हुआ, 17 लाख पे जाके रुका है। ऐसे कर दो, नहीं ये कर नहीं रहे, मेरा तो ये गुस्सा है जो निकल रहा है सच में। अच्छा, सेंटर पे जो गड़बड़ियां है, मान लो इधर आगे ये आ गया, वो आ गया, तो ये एक ये भी कारण हो सकता है क्या कि टेक्निकल कारण, कि वो जो एजेंसी थी जिसकी कैपेसिटी नहीं थी, जैसे मेरी कैपेसिटी है मान लो 10,000 बच्चों को एग्जाम दिलाने की, अब मुझे दे दिया तुमने 1 लाख बच्चे, तो मैं संभल नहीं पाया, तो उस चक्कर में गलती हो गई क्योंकि इनकेपेबिलिटी थी, या जो आप कह रहे हो कि ये एकदम सही प्लान कह रहे हैं कर कि नहीं, ये प्लान करके इसको गलत फेंकेंगे, एक्चुअली वहां पे भी तो यही हुआ है ना, कि जो कंपनी 10,000 20,000 बच्चों का एग्जाम कराने की क्षमता रखती थी, उसको आपने 30 लाख लोगों का एग्जाम कराने का ठेका दे दिया। वो भी कैसे दिया, उस टेंडर में भी आपने झोल किए, उसके हिसाब से आपने शर्तें बनाई, आपने उस कंपनी को जो नॉन एलिजिबल थी उसको एलिजिबल बनाया ताकि वो एग्जाम करा सके। तो ये वहीं से करप्शन तो शुरू हो गया था। जैसे आपकी औकात नहीं, मैंने आपको काम दे दिया तो आपको मैं ऐसे ही काम दे दूंगा, आप मुझे पैसा देंगे, तभी तो ये इतना आंदोलन होने के बाद भी तो उस कंपनी को नहीं हटा पाए। ये वैसे है ना कि मम्मी ने कहा था बेटा चीनी ले आ, 50 रुपए दिए, मैं 40 की चीनी लाया, 10 मैंने खा लिए, अच्छी क्वालिटी की नहीं लाया, मम्मी कह रही चीनी वापस कर, ये सही नहीं, मैं नहीं जाऊंगा वापस करने अब, क्योंकि मैं 10 खा चुका हूं, इसीलिए तो वापस नहीं हो रहा था। तो इन्होंने तो उस स्टेज से ही करप्शन शुरू हो गया जब उस कंपनी को दिया। अब उस कंपनी ने पैसा देके टेंडर लिया हो तो वो कमाएगी या नहीं? वो सेंटर से कहती है कि भैया हम तो आपको सेंटर तब बनाएंगे जब आप हमें 10 लाख रुपए दोगे, जबकि उल्टा था, उसको सेंटर को पैसे देने थे, वो उल्टा सेंटर से ले रही है पैसे। सेंटर कहता है अच्छा ठीक है, हम क्या करेंगे, बच्चों से पैसा लेंगे, भाई इस बच्चे का पेपर मुझे इसके घर पे दिलवाना है। इसमें क्या होता है, रिमोट एक्सेस हो जाता है कि ये पेपर अपना घर बैठ के दे सकता है 4 लोगों के साथ, ये वहां बैठा रहेगा झूठ मूठ को, इसके बहन भाई घर पे पेपर खोल लेंगे, तो वो इस बात का 1-1 2-2 लाख लेके सेंटर वाले कमा रहे हैं। तो करप्शन वहीं से शुरू हुआ है जो नीचे तक जाता है।
बट इस पे ध्यान नहीं दिया गया, मतलब इस पे हम लोगों ने इतनी आवाज उठाई, ये चाहते तो उसको सही कर सकते थे, अमित शाह जी तक भी आवाज पहुंची थी, शायद मोदी साहब तक भी पहुंची होगी, लेकिन इन्होंने नहीं ध्यान दिया उस चीज पे। तो सर पेपर लीक जैसे मतलब एक बार पेपर लीक हुआ, समझ में आ गया ये गड़बड़ थी, उस गड़बड़ को रोक दो, दोबारा नहीं होगा, पर ये तो लाइन से हर बार हर जगह लाइन से लीक होता जा रहा है, तो नहीं, इसमें लीक क्या के क्या भी पोटेंशियल लीक कारण के है? लीक के तरीके बदल दिए हैं, कभी लीक होगा, आप एक चीज बोल दोगे इनको, जैसे कि ऑफलाइन में लीक होता था, ऑनलाइन ले आए, ऑनलाइन में रिमोट एक्सेस है, कैंडिडेट एक की जगह दूसरा बैठ जा रहा है। रिमोट एक्सेस क्या होता है मुझे समझा रिमोट एक्सेस ये होता है कि आप एग्जाम सेंटर में बैठे हुए हैं, मैं, तो वहां से जो लिंक जनरेट होगा वो मैं आपको दे दूंगा, आप यहाँ पे 6 लोगों के साथ बैठ के मेरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अब 6 लोग एक पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, सोचिए। तो ये रिमोट एक्सेस है बेसिकली, ये भी क्या है, सेंटर पे यहाँ पे बैठा जैसे वो अपने क्या कहते हैं कौन सा डुप्लीकेट स्क्रीन बन जाती है। डुप्लीकेट स्क्रीन, मुझे जो स्क्रीन पे दिख रहा है उधर दिख रहा है, मुन्ना भाई वाला मामला हो गया थोड़ा जी थोड़ा। जी, Got it. तो ये रिमोट एक्सेस मतलब ये लीक हो गया एक तरह का, एक तरीके लीक है, बिल्कुल लीक है। तो ये पकड़ में आ चुका है। हाँ, खूब हो रहा है, ये तो खूब हो रहा है, अभी बोला भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा एसएससी को। तो ये लीक के जिम्मेदार मतलब भाई अब ये जो कंपनी करवा रही है इसकी तरफ से लीक हुआ या सेंटर की तरफ से लीक हुआ? नहीं, देखो मैं तो इसमें mechanism ये कैसे काम मानता हूँ करता कि है इस ये? कंपनी को ठेका देना ही लीक था अपने आप में। जब आपको पता था कि इसकी उतनी औकात नहीं है, तो आपने गलत तरीके से दिया इसको ठेका, वहीं पे आपके इंटेंशन दिख जाते हैं कि आपने टेंडर प्रोसेस में इतनी बार चेंज क्यों किया एक कंपनी के लिए, आपने इतना फेवर क्यों किया। एक छोटा बच्चा बता देगा, कोरिया का बच्चा बता देगा कि भैया आपने जानबूझ के कुछ ना कुछ तो झोल किया है जो इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। पहले टीसीएस कराती थी और टीसीएस के टाइम पे भी दिक्कतें थी। जैसे मैं यहाँ पे एक चीज कहता हूं कि जैसे सीबीएसई बोर्ड है, आज आप कभी नहीं सुनते होगे कि कोई स्कूल में कुछ गड़बड़ हो रही है, स्कूल में सिलेबस दूसरा पढ़ाया जा रहा है, नहीं, क्योंकि एक सीबीएसई बोर्ड बना हुआ है जो एफिलिएट करता है स्कूलों को, जिसकी मॉनिटरिंग होती है। अगर आज आपको डीपीएस खोलना है तो आपको एक बीजी जमा करनी पड़ेगी कई करोड़ रुपए की। तो सेंटर्स का भी ऐसा ही होना चाहिए, एक सेंटर एफिलिएशन बोर्ड होना चाहिए जहां पे सेंटर्स एक सिक्योरिटी जमा करेंगे, लेकिन वो तब करेंगे जब उनको प्रॉफिट देखेगा। यहाँ तो आप एक बच्चे का एग्जाम कराने का ही उसको 150 रुपए दे रहे हो, 115 रुपए दे रहे हो, तो वो कहां से करा लेगा। आप सोचिए एसएससी को करीबन 200-250 करोड़ तो डीओपीटी से मिला एग्जाम कराने का, उसके बावजूद भी इन्होंने आधा पैसा बचा लिया है और आधे में ही कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और फॉर्म फीस बच्चों की अलग आई होगी। तो तुम पैसा बचा के कहां लेके जा रहे हो भाई? प्रॉफिट कमाना बेसिकली। मतलब प्रॉफिट किस लिए कमा रहे हो? बच्चों का एग्जाम फेयर कराना चाहिए था। हालत यह है कि चेयरमैन साहब सेंटर्स घूमते हुए फिर रहे हैं, चेयरमैन साहब बार बार प्रेस रिलीज निकाल रहे हैं, इनको अपना ट्विटर अकाउंट बनाना पड़ गया, कह रहे हैं हमने ट्विटर पे अकाउंट बना लिया, वहां पे हम अपडेट देंगे। एक संस्था को वेबसाइट पे अपडेट देनी चाहिए या ट्विटर पे? कल को तुम इंस्टाग्राम पे आके अपने मीम डालोगे, बताओ, यूट्यूब चैनल बना लोगे तुम, फिर दिखाओगे कि कितनी सफाई से हम पेपर लीक कर रहे हैं। ये सब की जरूरत थी? ट्विटर अकाउंट बनाना ये सब इनकी विफलता दिखाता है। सर भी क्वेश्चन जो मान लो सही गलत होता है, इसमें क्या परफॉर्म होता है? जैसे क्वेश्चन उन्होंने गलत निकाल दिया, आपने पेपर भरा, अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन गलत है, अपन 100 स्टूडेंट है, मैंने एप्लीकेशन लगाई कि 15 क्वेश्चन गलत है, तो उसी में हो जाएगा ना सही के गलत है, तो हम 100 के एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। नहीं, अब जैसे बच्चे को पता नहीं है ना, आपने लगाई, ऑनलाइन पेपर है, कोई एक दूसरे के पास तो बच्चे हैं नहीं, आपने लगाई एप्लीकेशन, मुझे नहीं पता, मैंने भी लगा दी, तो सब बच्चा लगाता है। तो पहले ही उसके 100 रुपए लेते थे, हम लोग गए डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिले, उन्होंने कहा ये तो गलत है, ऐसे फीस नहीं ली जानी चाहिए, इसको रिफंड करो पैसे को। तो इन्होंने कहा ठीक है रिफंड कर देंगे, तो अब ये 50 लेने लग गए। यानी ये कह रहे हैं कि जब तक कमा सकते हैं 100 से 50 पे आ जाते हैं, 50 से 40, फिर 20 कर देंगे, फिर 10, फिर कह देंगे चलो अब फ्री है। अभी भी ये 50 रुपए ले रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या 100 सवाल सही नहीं बनाए जा सकते? ऐसा क्यों हो रहा है कि गलत सवाल ही पूछे जा रहे हैं? और ये सब मार्क्स टू ऑल की क्या कंट्रोवर्सी की? मार्क्स टू ऑल ये क्या होता हुआ है? था कि कुछ सवालों में इनको ऐसा लगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, हु इज द ऑनर ऑफ सीए राहुल मेलोडिया? इसका जवाब है जी सीए राहुल मेलोडिया ही ऑनर है, ठीक है। अब मेलोडिया की स्पेलिंग में क्या हुआ, आई कर दिया लास्ट में, ठीक है। बट ये जितने भी 5 बंदे हैं इनको पता है, तो ये ए ऑप्शन लगाएंगे, ये कहेंगे कोई बात नहीं, हमारे सर की स्पेलिंग में आई में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बंदा सामने बैठा है इसको नहीं पता था, इसने वो सवाल छोड़ दिया या इसने उसका टिक कर दिया अभिनय शर्मा। सोचो इन्होंने क्या किया पेपर में कि इस सवाल पे मार्क्स टू ऑल सबको दे दिया, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक थी। अब आपके वाले बंदों का कहना यह है कि यार उसको ये 3 नंबर तुमने गलत दिए, उसको तो चलो 3 दिए जिसने नहीं किया, एक मैं था जिसने गलत किया था, उसको 4 मिले क्योंकि उसका पहले 1 कट चुका था।
अब उसको 3 और मिलेंगे तो उसको 4 मिले, यानी जिसने सही किया था उसके तो मार्क्स में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन बाद में क्या हो गया जब फाइनल आंसर किया कि मेरे 4 नंबर बढ़ गए, और ऐसे अगर 20 सवाल हैं तो मेरे 80 नंबर बढ़ गए बिना कुछ करे ही। बिना कुछ करे ही। तो ये मार्क्स टू ऑल की शिकायत थी कि ऐसे सवालों पे जहां पे कॉमा, इन्होंने कॉमा लगाया कहीं गलती से, उस सवाल को भी मार्क्स टू ऑल दे दिया। तो वो बच्चा ये कह रहा है कि मैं इतना पढ़ के गया, मेहनत से गया, तब मैं उस सवाल का आंसर टिक कर पाया, और तुम ऐसे मुश्किल सवालों को मार्क्स टू ऑल दे दे रहे हो सबको, और वो भी कोमा स्पेलिंग। ये spelling। चलो फैक्चुअल गलत हो जाए हाँ कि भाई ठीक है, तुमने जो सवाल पूछा वो ऑप्शन में ही नहीं था, जी। या 2 सिमिलर ऑप्शन या थे। जैसे 4 ऑप्शन है, उत्तर है ए और गलती है ऑप्शन डी में, हम्म। तो क्या फर्क पड़ रहा है यार, उत्तर तो ए था ना। तो भाई साहब ये तो मतलब ये तो बड़ा अन्याय है यार, ये तो बड़ा मेरे अन्याय को है, देख के लग बिल्कुल। रहा है। ठीक है सर, अभी रिजल्ट आने के बाद कई बार है रिजल्ट आ गया, जैसे ना कि यूपीएससी या किसी भी एग्जाम को रिजल्ट आ गया, अब पोस्टिंग में एक एक दो दो घंटे, एक एक दो साल की वेट लग रही है कि अभी इनको पोस्टिंग 3 महीने बाद देंगे, 6 महीने बाद देंगे, बाद में देंगे। ये पोस्टिंग में अभी डिले तो क्यों करते हैं? पोस्टिंग फिर भी सरल है, ऐसा नहीं है तुरंत तुरंत दे रहे हैं, क्योंकि वो रोजगार मेला लगता है तो वहां पे जरूरी है पोस्टिंग देना। बाकी कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनमें लेट होती है पोस्टिंग, बट अभी फिर भी अभी तक सब कुछ प्रोसेस बड़ा ठीक से चल रहा था, पिछले 1 साल में और ज्यादा खराब हुआ है। पोस्टिंग में ऐसा है कि भाई किसी को भी पोस्टिंग मिलती है तो बहुत दूर दूर मिलती है, कि भाई जहां का बंदे को वहां फेंक दो, वहां के बंदे को यहाँ फेंक दो। कुछ लॉजिक इसके पीछे या रैंडम है? नहीं, रैंडम नहीं होता है, ये तो आपकी रैंक पे निर्भर करता है, रैंक पे निर्भर करता है। ये सर अलग अलग एजेंसी, जैसे मान लो एसएससी एग्जाम कराती है, यूपीएससी भी एग्जाम कराती है। अब ऐसी चीजें एसएससी में बार बार सुनने को मिली, यूपीएससी में इतना नहीं सुनने को मिलता। तो क्या यूपीएससी का सिस्टम बाकी सबसे कंपैरिजन में बेटर है? काफी अच्छा है, क्योंकि वो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है इसलिए भी, और दूसरा ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह सही है, वो भी बहुत गलतियां करते हैं, बट क्या है यूपीएससी के जो शिक्षक है ना, वो छेड़ना नहीं चाहते। वो अगर यूपीएससी की गलतियां बताएंगे, आप सोचिए 2024 में हिंदी मीडियम में मात्र 6 से 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और हिंदी मीडियम में आपको पता होगा तमाम बड़े बड़े कोचिंग हैं जो 2.5 लाख बच्चे से फीस लेके 500 करोड़ का धंधा कर गए। वो अगर ये बताएंगे कि हिंदी मीडियम से सिर्फ 6 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है तो तैयारी कौन करेगा? तो वो लोग ये बताते ही नहीं है। और सिलेक्शन कम क्यों हुआ है? क्योंकि यूपीएससी की हिंदी इतनी घटिया है जिसकी कोई हद नहीं। जो पुराने वाला गूगल ट्रांसलेट नहीं था, ये लोग उससे हिंदी कर रहे हैं आज भी। तो इसलिए हिंदी माध्यम वाला बच्चा बड़ा परेशान है इनसे। ये आंसर की 1 साल बाद दिया करते थे, अभी कोर्ट में पीआईएल लगी, लड़ाई हुई, तब जाके यूपीएससी ने माना है कि ठीक है आंसर की अब हम तुरंत देंगे पेपर के बाद। तो यहाँ पे भी अब दिक्कतें आएंगी, जब आंसर की तुरंत मिलेगी तो पता चलेगा अच्छा इन्होंने गलत का सही आंसर किया है। हाउ मार्क्स टू ऑल वहां पे ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है, इसलिए भी चीजें बाहर नहीं आ पाती हैं। छुपी हुई है वहां चीजें जी, वरना दूध का धुला हुआ इनमें से कोई नहीं है। पेपर लीक की घटना उधर शायद कम सुनने में मिलती है, पेपर जी लीक जी जी, ना जी, उधर पेपर लीक की नहीं मिलती। पेपर लीक की उधर नहीं आती ना। तो अगर मान लो उनका सिस्टम कुछ ऐसा है कि वो इतने साल से पेपर करा रहे हैं, टाइम से करा रहे हैं, ऑफलाइन कराते हैं वो पेपर। अच्छा लीक नहीं होता, तो इधर भी कुछ एसओपी बना सकते हैं बिल्कुल। अगर सरकार चाहे तो कॉपी क्या नहीं कर सकती यार। सरकार चाहे तो यूक्रेन और रसिया का बार रुकवा सकती है, और आप कह रहे हो कि ये पेपर लीक नहीं रुक सकता? ये भी रुक सकता है भाई साहब। तो सर बोर्ड वगैरह जैसे मान लो स्कूल कॉलेज में होता है कि अच्छा 1 जुलाई को स्कूल खुलेंगे, मार्च की छुट्टियां, सर्दी की छुट्टियां, होली की छुट्टियां, ये एग्जाम की डेट लगभग सब फाइनल होता है, तो ऐसा इन एंट्री एग्जाम में क्यों नहीं फाइनल कर देती है? पहले होता था, हमारे टाइम पे भी यही चीज होती थी कि कैलेंडर फिक्स होता था, प्री एग्जाम तब होगा, तब फॉर्म निकलेंगे, इतने तारीख से इतने तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आज के दौर में आप देखोगे तो फॉर्म में सिर्फ बड़े बड़े अक्षरों में फीस लिखी होती है, कितनी फीस देनी है। ज्यादा से ज्यादा ये आप पे एहसान कर सकते हैं ये बता के कि टियर 1 एग्जाम कब लेंगे। जैसे अभी टियर 1 एग्जाम हो चुका है सीजीएल का, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि टियर 2 कब होगा। आज हर बच्चे को ऑनलाइन मोबाइल में मैसेज, जीमेल चेक करते रहना जरूरी है कब आपका री एग्जाम आ जाए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इन्होंने पूरे एग्जाम सिस्टम को खराब कर रखा है। आप अगर एक सिस्टम बना देंगे, एक फिक्स डेट रख देंगे, बच्चे को पहले से पता होगा, बच्चा हर वक्त मोबाइल पे आपका ट्विटर अकाउंट के ट्वीट देखे, क्या क्या करे बच्चा, और पढ़ाई भी करे। वही बच्चा पेपर लीक हो जाए उसका पता लगाए, वही बच्चा रिजल्ट खराब हो जाए तो भाग के कोर्ट में जाए, क्या क्या करे, सब कुछ करे, पढ़ाई के अलावा सब कुछ करे। वही तो इसको सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। सरकारें कर क्या रही हैं? अगर उनके नीचे के आयोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, चेयरमैन साहब से चेयरमैन ही हो नहीं रही है, तो सरकार को नोटिस में लेना चाहिए। दुख इसी बात का लगता है कि जिस प्रधानमंत्री में हमने इतना भरोसा दिखाया, इतनी उम्मीद जताई, क्या उन तक आज तक ये बात नहीं पहुंची है कि देश का बेरोजगार युवा बहुत आहत है, परेशान है, कि उनका एक ट्वीट इस चीज पे आ गया होता, या उन्होंने अपने किसी भाषण में ये कह दिया होता कि मेरी संवेदनाएं उनके प्रति जिनके पास नौकरी नहीं है। किसी जमाने में मैं भी बेरोजगार था, मैं आपके दर्द को भली भांति समझता हूं और कोशिश कर रहा हूं कि अगली विदेश यात्रा के बाद 3-4
फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आऊंगा और उससे इस जिले की या इस राज्य की बेरोजगारी दूर होगी। कुछ कहें तो सही बेरोजगारी पे। हर आदमी ये क्या फोकस कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनो, हर चीज में आत्मनिर्भर बनो। मतलब कैसे आत्मनिर्भर बने, भारत आत्मनिर्भर बने, भारत का युवा आत्मनिर्भर बने। आप किस आत्मनिर्भर की बात कर रहे हो? नहीं, अपॉर्चुनिटी मान लो एक आदमी कुछ आत्मनिर्भर बन के कर भी लेता है, मान लो उसने कुछ ऐसा बना दिया जो बाहर एक्सपोर्ट होना है, वो ही नहीं कर पा रहा है। आप एक सिस्टम तो क्रिएट करो जिसमें आत्मनिर्भर बनने के बाद या आत्मनिर्भर बनने की अगर कोई सोच है तो वो अपनी चीजों को इंप्लीमेंट कर पाए। वो प्रोसेस क्रिएट करना, वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना सरकार की जिम्मेदारी है। आप देखो अभी बिहार में चुनाव आ रहा है कि तो पूरी पार्टी लगी हुई है। मेरी नजर में ये भी गलत है कि एक देश के प्रधानमंत्री को बहुत जरूरी है तो एक बार सभा करके बता देना चाहिए बिहार में कि जैसे मैंने पूरे देश का विकास किया है उसी तरीके से बिहार का करूंगा। बिहार का रह गया है, चुनाव का इंतजार कर रहा था विकास, कि चुनाव आएगा तो विकास का वादा आएगा, और वादा धीरे से बोल दो। जैसे वो नहीं महाभारत में उसने बोल दिया था अश्वत्थामा मारा गया, ये नहीं बोला था घोड़ा का था, तो लोगों को लगे कि विकास आ रहा है बिहार के अंदर। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 15 साल में सिर्फ सारे राज्यों में सरकार बनाने के अलावा देश के लिए कितना काम किया है वो दिख नहीं रहा है किसी को भी। सच्चाई तो ये है, उन्होंने अपने 362 करोड़ रुपए विदेश यात्रा पे खर्च करने के बाद भी ये नहीं बताया है कि विदेश से वो लेके क्या आए हैं। महंगे टैरिफ यूएस के, वो भी उन्होंने नहीं बताया। आप बताइए ना कि कुछ आपको अपडेट होता हुआ दिखाओ। लोग कहते हैं देखो भारत 10 साल में कितना आगे निकल गया, फोल्ड फोन आ गए। इसमें भी लोग यही कहते हैं कि देखिए कितना आगे निकला भारत, भारत में फोल्ड फोन आ गए, पहले नहीं होते थे। अरे पहले तो आप भी 10 साल छोटे होते थे, 10 साल तो आप भी बड़े हो गए, उसमें भी सरकार का ही जो है जिम्मेदार है कि आप 10 साल बड़े हो गए। ये लोगों के लॉजिक बड़े खराब हैं, बट देश पीछे जा रहा है। जितनी तेजी से आगे बढ़ना चाहिए उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है, बट हमारे आपके जैसे जिम्मेदार लोग अगर सरकार को जगाते रहेंगे तो मुझे लगता है कि देश जरूर आगे जाएगा। सर अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, तो 2-3 सवाल जो मेरे मुख्य हैं और स्टूडेंट के लिए हैं, और स्टूडेंट के लिए तो आपका मेरा सबका दिल दबड़ता है। जो फेल्ड स्टूडेंट है, जो जिनका 1 बार 2 बार 3 बार में नहीं निकला है, उनको आप क्या सलाह देंगे कि एक गवर्नमेंट एग्जाम की कोई तय उम्र के यार इतनी बार ट्राई करो उसके बाद मत करना, क्योंकि उसके बाद कई लोग 30-35 साल तक लगे रहते हैं, फिर हताश होते हैं और फिर सुसाइड जैसी, कई लोग सुसाइड की राह पे भी निकल जाते हैं। तो ऐसे युवाओं को क्या संदेश है जो कि प्रयास कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा, उनको क्या एडवाइस देंगे आप? देखिए, एक इसका मतलब ये, अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल के बाद भी नहीं निकाल पा रहे तो आप सही रास्ते पे नहीं है। एक तो आज सोशल मीडिया पे एक बहुत सुनने को मिलता है, धैर्य रखिए, सब कुछ होगा, पेशेंस से सब कुछ होता है। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जिन्होंने यूट्यूब पे 3000 वीडियो डाउनलोड कर दिए हैं और अभी सारे व्यूज मिला के 3000 नहीं है। ऐसा धैर्य रखने का कोई फायदा नहीं है कि आप चंडीगढ़ वाले रास्ते पे हैं और आगरा आ जाएगा, धैर्य रखिए, आगरा कभी नहीं आएगा। जब हम किसी भी रास्ते पे चलते हैं तो हमें मालूम चलता है। आप भी अगर आप किसी से रास्ता पूछते हो तो क्या आप सीधे पूछ लेते हो कि रिया का घर कौन सा है? नहीं, कोई आपको बताता है कि थोड़ा आगे बढ़ेगा बीच में नीला मकान आएगा, बताता है ना। अब मान ले नीला मकान नहीं आया का मतलब है कि रिया का घर नहीं आएगा, आप सही रास्ते पे नहीं हो, फिर आप दोबारा पूछते हो, यही मतलब होता है। तो जब आप तैयारी के दौर में भी होते हो तो आपको पता चलता है कि भाई मेरा इस बार प्री निकल गया और मेंस में मैं 3 मार्क्स से रहा हूं, तो आप तैयारी करिए, अगली बार आप सफल होंगे। मान लेते हैं कि आप 3 साल 4 साल हो गए, आपने अभी तक प्री ही नहीं क्वालिफाई किया, प्री में ही आपके 70 नंबर कम है, जहां 70 कट ऑफ जा रही है वहां 70 कम है आपके, तो आपको सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ देनी चाहिए। तो ये आपको सेल्फ इवेल्युएट करना पड़ेगा कि आप उस तैयारी के लिए हैं या नहीं है। सिर्फ धैर्य रखने से काम नहीं चलेगा कि एक दिन हो जाएगा, आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा खुद को कि आप सही मॉक उसका एक अच्छा रास्ता है। और आप जब 2-3 बार दे चुके हो तो ये आपको खुद ही पता लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं यहां से बैठे बैठे ये बता दूं कि 3 साल बाद एग्जैक्ट छोड़ दो, तो ये कोई मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है बेसिकली। तो इसमें से लाइक एक्चुअली क्या है, बच्चा है पहली बार फेल, किसी को देख के तैयारी मत करो। आजकल लोग जो ये देख के करने का मेरा अगला सवाल वही था कि, अच्छा, कि आदमी कह रहा है कि भाई साहब चलो मेरे को पहली बार में समझ आया, मेरे बस की नहीं है, मैं सोच चुका दूसरी बार अब की बार अगर नहीं निकलेगा ना मैं छोड़ दूंगा। लेकिन एक तो 12th फेल पिक्चर आ जाती है और वो पिक्चर कहती है कि अरे भाई साहब देखो फेल होने से कुछ नहीं होता, देखो फाइनली बन गया, या कोई रील आ जाती है। मैं यही जवाब दे रहा था, करते रहो, आपने सवाल प्रयास करते रहो, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो उसके चक्कर में आदमी कहता है यार अरे यार अब एक रील देख ली, अब मैं छोड़ने तो वाला था लेकिन अब एक रील देख ली, 1 साल और सही, फिर दूसरी बार कहता है अब छोड़ने वाला था, फिर कोई रील, फिर कोई पिक्चर। तो ये क्या इम्पैक्ट? सचिन तेंदुलकर 10th फेल है,
और क्रिकेटर बना है, तो क्या मैं ये मान लूं कि क्रिकेटर बनने के लिए 10th फेल एक बेंचमार्क हो जाएगा? नहीं, ये बेसिकली अपवाद होते हैं। 12th फेल मूवी कि कोई 12th में फेल होके आईपीएस बन गया, ये अपवाद है कि उसको उस तरीके की लड़की मिल गई जिसने उसको पढ़ाई में सपोर्ट किया, वो पहले सेलेक्ट हो गई, तो ये अपवाद है। और अपवाद कोई मान के नहीं कर सकता कि यार मैं भी अपवाद बनूंगा। कोई आपने सुना किसी कोई कहता मैं अपवाद बनूंगा? नहीं, अपवाद तो इतिहास क्रिएट करता है बाद में कि भाई ये अपवाद हो गया, पहले किसी को नहीं पता होती है। तो 12th फेल कोई बेंचमार्क नहीं है कि आप 12th फेल होना कंपलसरी है, 12th फेल होने के बाद आप आईएएस बन ही जाओगे। ये एकदम गलत चीज है। इसी को मैंने कहा कि सपने इस तरीके से ही बेचे जा रहे हैं। यही तरीका है सपने बेचने का कि जहां पे आपने 12th फेल को बेंचमार्क मान लिया है, 12th फेल। अब आप देखो ना, लोग क्या कर रहे हैं, सौरभ जोशी को देख के लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और यार मैं भी ब्लॉगिंग करूंगा, और एक नहीं कम से कम लाखों लोग कर रहे हैं उसको देख के। क्या सौरभ जोशी ऐसा कर सकता है? क्योंकि वो दिखाता है कि यार वो तो, लोग खुद ही कहते हैं, और यार जो लोग उसको देख रहे होते हैं कुछ नहीं बताता, बेवकूफ, फिर भी देख रहे हैं देख के शेयर कर रहे हैं। आज भारत का मैक्सिमम युवा सिर्फ रील देख नहीं रहा, देखने में इतना बुरा नहीं था, वो देख के फिर ये सोचता है ये वाली किस दोस्त से रिलेट करती है, चलो उसको भेज देते हैं। रात के 3-3 बजे आज की जेनजी जनरेशन आपस में रील खेल रही है। जैसे नेता हैप्पी बर्थडे खेल रहे हैं ट्विटर पे, ये लोग रील खेल रहे हैं। ये इससे लिंक होगी, फिर वो उसे क्लिक करके देखेगा, फिर वो उसका जवाब ढूंढेगा, पहले से सेव होगा, फिर वो उसको भेजेगा। इसी में इनको मजा आ रहा है इंस्टाग्राम पे। तो आज की जनरेशन मतलब पूरी तरीके से सोशल मीडिया से, उसका क्या है, सोशल मीडिया की वो गुलाम हो गई है, उसकी सोच सोशल मीडिया की गुलाम हो गई है। जबकि ब्लॉगिंग में आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, सेकंड फेज ऑफ लाइफ है। विराट कोहली इज ए गुड क्रिकेटर या बेस्ट क्रिकेटर, आप उससे क्रिकेट सीख सकते हैं। अब वो ब्लॉगिंग करे तो लोग इंटरेस्ट लेके देखेंगे कि कैसे अनुष्का उन्हें बॉल कर रही हैं, घर पे वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, समझ रहे हैं, लोग देखेंगे। लेकिन अगर कोई सोचे कि नहीं मैं पहले कुछ भी नहीं किया मैंने लाइफ में, अब मैं सीधे ब्लॉगिंग से अपना कैरियर स्टार्ट कर देता हूं, तो ये गलत दिशा में जा रहा है यूथ। सौरभ जोशी लोगों को ना पता हो तो उससे पहले वो एक आर्टिस्ट था, वहां से उसने अपनी एक पहचान बनाई, फिर वो ब्लॉगिंग में आया, तो लोग अब देखने लग गए। और वो भी अपवाद ही है जिस तरह से वो हुआ पॉपुलर। और क्या, और इतना क्या, हर कोई थोड़ी हो गया। होता क्या है कि जैसे अब किसी को, हमारे भारत में क्या है ना कि जिसकी छत पे गेहूं सूख रहा होता है उसी को उधार मिलता है। अब लोग देखते हैं कि अच्छा उसको इतने व्यूज आते हैं तो चलो मैं भी देखता हूँ, वो मैं करके बहुत मैं इकट्ठे हो गए, इसीलिए वो चल गया। बट आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैं भी यही काम करना शुरू कर देता हूँ किसी को देख करके। अगर आप कोई काम करना शुरू करते हो, क्योंकि जो आपका अपना है, भगवान ने सबको अपना यूनिक अंदाज दिया है, तो वो काम जब आप करोगे ना जो आपके अंदाज के अकॉर्डिंग है, तभी आपको सफलता मिलेगी। और सर जो नए स्टूडेंट आज की डेट में आ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक पेपर दिया ही नहीं, पहली बार देने वाले हैं, उनको कोई सजेशन आपका? हाँ, मतलब एक तो इस डर के साथ मत आइए कि सरकारी नौकरी में सब कुछ खराब चल रहा है, कुछ नहीं हो सकता है मेरा, तो फिर मैं क्या करूंगा, ये सोच के साथ आएंगे भी या तो फिर आइए मत, और आ रहे हैं तो इस सोच के साथ मत आइए। हाँ, ये मैं मानता हूं कि बहुत सारी चीजें खराब हैं और उस खराब सिस्टम से हम लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी और न्याय लेकर आएंगे। हाँ सर, प्लान बी क्या इनको रखना चाहिए? कई लोग कहते हैं कि प्लान बी मत रखो, सीधा एक ही चीज पे फोकस रखो। कुछ लोग कहते हैं भैया इस पे ध्यान दो पर प्लान बी भी रखो कि नहीं हो तो कुछ व्यवस्था। बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हो राहुल जी, आप यार, मजा आ जा रहा है यार। एक बात बताओ, ये लड़की मेरी जिंदगी में है, हाँ, अभी से मैं प्लान बी लेके चलूं, आप बताओ चलना चाहिए क्या मुझे अभी से प्लान बी लेके? तो ये प्लान ए भी सक्सेसफुल नहीं होगा, आपको पता है, ये प्लान ए भी सक्सेसफुल नहीं होगा। हाँ, ये है कि 1-2 साल बाद जब मेरे इसके साथ रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं, उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि अब इसके साथ जीवन जीना संभव नहीं है, देन वी हैव टू एंटर इन प्लान बी। इसके रहते हुए, प्लान ए के रहते हुए कई लोग यही गलती करते हैं। कई लोग क्या गलती करते हैं कि एकदम एंड पॉइंट तक चले जाएंगे, प्लान ए से पूरी तरह बाहर आ गए, अब प्लान बी ढूंढ रहे हैं, वो बड़ा मुश्किल होता है। उस दौर में मूव ऑन बहुत मुश्किल होता है, आप नहीं कर सकते हैं। प्लान ए से मूव ऑन करना है। प्लान ए में जिस वक्त आपको लगे कि प्लान ए सक्सेसफुल होता नहीं दिख रहा है, तो उसके आखिरी के क्षणों में प्लान बी में एंट्री कर लेनी चाहिए। गॉट इट। साथ लेके नहीं चलना है प्लान ए और प्लान बी को। ठीक है सर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग सवाल मेरे लिए, तो क्योंकि अभी आपने कहा एजुकेशन सिस्टम में बहुत गलती चल रही है और एजुकेशन मिनिस्टर साहब संभाल नहीं पा रहे हैं, तो अभी मान लो मोदी जी कहे कि यार आज का राहुल जी का पॉडकास्ट देखा, मेरे पॉडकास्ट देखते हैं मोदी जी? देखते हैं। तो ये पॉडकास्ट देख के उन्होंने कहा कि यार अभिनय बात तो सही है, छोड़ हटा दे इसको, अगला भाई साहब आप, तो क्या 2-3 बड़े बड़े चेंजेस आप करने वाले हैं एसएससी में या आपने किसी भी एजुकेशन सिस्टम में? यू आर द एजुकेशन मिनिस्टर,
मेड बाय मोदी जी। अच्छा, कल की तारीख से कल सुबह 7 बजे शपथ है आपकी। अब आप क्या पहले 3-4 डिसीजन पहले लेंगे? 3-4 तो यही कि मैं मोदी जी को ही गुजारिश करूंगा कि मोदी जी कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट स्ट्रिक्ट कानून आएंगे कि जो भी पेपर लीक या इन सब चीजों में कोई भी इन्वॉल्वमेंट किसी की पाई जाती है तो उसको ताउम्र सजा, कोई बेल नहीं मिलेगी, आप नॉन बेलेबल ऑफेंस और सब जितने भी स्ट्रिक्ट कानून हो सकते हैं और किसी हद तक फांसी भी, ये मैं सबसे पहले कहूंगा। लोगों के अंदर डर पैदा हो कि वो लोगों के सपनों से, लोगों के भविष्य से ना खेलें। और फिर कुछ ऐसी और 1 या 2 एजेंसीज मैं बनाना चाहूंगा, जैसे एनटीए है, मतलब अच्छा चलाऊंगा मैं, मुझे ऐसा लगता है शिक्षा मंत्रालय में अच्छा एक चलाऊंगा। सजेशन हो, 50 रुपए फीस बंद करूंगा मैं। हाँ, मतलब ये गलत 50 रुपए सवाल, तो नहीं लेंगे। मैं इस बात की गारंटी दूंगा कि कोई भी गलत सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा। मैं इस बात की गारंटी दूंगा कि पेपर हमेशा टाइम पे होगा और मैं इस बात की गारंटी दूंगा कि कभी अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, लीक होता है, तो विद इन अ वीक री एग्जाम होगा। इन सब चीजों की मैं गारंटी दूंगा और सही समय से सभी भर्तियां पूरी कराई जाएंगी एकदम निष्पक्ष तरीके से। मोदी जी, आई होप मोदी जी आप सुन रहे हो, इनकी बात सुने, इनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाएं ताकि अगला हमारा देश का विकास हो, आगे बढ़े। और सर जी, पॉडकास्ट जबरदस्त, अमेजिंग, बहुत जोरदार रहा। थैंक यू जो भी व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है उसके लिए गोल्डन पॉडकास्ट है, उसको देखना चाहिए। और आपके जो व्यूज हैं एजुकेशन सिस्टम को लेके, कोचिंग को लेके, रैंकिंग को लेके, उस पे आपके साथ कभी भविष्य में एक पॉडकास्ट और करना चाहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद।